नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे सौंदर्य की नदी नर्मदा श्री अमृतलाल वेगड़ जी द्वारा रचित का एपिसोड 8 अध्याय 16 केली से शूल पाणेश्वर। सूरज धधक रहा है और धूप लावा की तरह फैल रही है। ना कोई गांव दिखाई देता है, ना आदमी। आदमी तो आदमी, चिड़ै का बच्चा तक नजर नहीं आता। इस नीरव निर्जन संसार में लगता है हम अकेले हैं, एकदम अकेले। इस वीरानी और सूनेपन में नर्मदा ही हमारा एकमात्र अवलंब है। हम इतने डरे सहमे थे कि आपस में बात भी नहीं कर रहे थे, केवल भागे जा रहे थे। खतरा मानो प्रतिपल पास आता जा रहा था। कोई 2 घंटे के बाद एक गांव दिखाई दिया। दिल की धड़कन तेज हो गई। तेजी से निःशब्द चले जा रहे थे। कहीं शब्द किया और किसी भील ने शब्द भेदी बाण चला दिया। नदी की चट्टानों में दबे दबे चोरी चोरी भागे जा रहे थे। गांव की एक स्त्री अपने 2 बच्चों के साथ नहाने आई थी। राह दिखाते हुए उसने कहा, यहाँ से नहीं, वहाँ से। उसके गांव का नाम तक पूछने की हिम्मत नहीं थी। काफ़ी देर बाद जब दूसरा गांव आया तब पूछा कि पीछे जो गांव निकल गया उसका नाम क्या था। पीपल चौपानी, जवाब मिला। मेरे मुरझाए होंठों पर फीकी सी मुस्कान आ गई। वैसा कुछ नहीं हुआ जैसे हमें बताया गया था। हम नाहक डर गए थे। हमारी खुशी का पारावार नहीं रहा। अब जब खतरा उड़ते बादल की तरह निकल गया था तो मन में तरह तरह के विचार आने लगे। यदि कुछ अघटित घट जाता तो मेरी किताब का क्या होता, जिस किताब के लिए 8 साल से नर्मदा की खाक छानता फिर रहा हूँ, अपनी जान तक जोखिम में डाल चुका हूँ। नर्मदा पर वह मेरी किताब अधूरी रह जाती। लेकिन अब तो खतरा निकल गया। किताब एक ना एक दिन पूरी हो ही जाएगी। तब क्या होगा? अव्वल तो मुझे प्रकाशक नहीं मिलेगा, प्रकाशक मिला तो ग्राहक नहीं मिलेगा, और ग्राहक मिला तो पाठक नहीं मिलेगा। अगर कहूँ यह यात्रा मैं स्वतः सुखाए कर रहा हूँ तो वह अर्ध सत्य होगा। मैं चाहता हूँ कि जो सुख मुझे मिल रहा है वह दूसरों को भी मिले। मैं स्वतः सुखाए भी चल रहा हूँ और बहुजन सुखाए भी चल रहा हूँ। तो कहाँ है यह बहुजन? टीवी के सामने। टीवी और वीडियो कैसेट के इस युग में किताब पढ़ने की जहमत भला कौन उठाएगा? टीवी खोल दो, कुर्सी में पसर जाओ, किताब को फेंक दो। अधिक से अधिक दिवंगत पुस्तक की स्मृति में एकाध मरसिया पढ़ दो और फिर उसे भूल जाओ। यह है पुस्तक की नियति। अच्छी तरह जानता हूँ, फिर भी इसी किताब के लिए खून पसीना एक कर रहा हूँ। मूर्ख। नर्मदा शिलाओं से सटकर बह रही है। लगता है कि शिलाओं से रगड़ रगड़ कर अपनी देह को उजला कर रही है। नदी नहा रही है। शूलपाण झाड़ी के निभृत एकांत में नर्मदा अवभृत स्नान कर रही है। प्रायः प्रवाह के पास ही चलते, लेकिन सोचते कि ऊपर से चलते तो चक्कर कम होता। ऊपर से चलते तो ऐसा नाला आता कि उसमें उतरकर फिर चढ़ने में दम निकल जाता। तब सोचते कि इससे तो नीचे ही ठीक था। नीचे से चलते तो ऊपर की पगडंडी टेरती। यही है जिंदगी। मनुष्य को उसके पास जो है उसमें संतोष नहीं, जो नहीं है उसकी उसे भारी चाह है। मनुष्य बना ही है आधा सुखी और आधा दुखी रहने के लिए। खालिस सुख उसके भाग्य में ही नहीं। नर्मदा से जरा सा हटकर नाले के किनारे एक गांव है, डनेल। पता चला वहाँ एक दुकान है। वहाँ पहुँचे तो पता चला दुकानदार पहाड़ के उस पार सामान लेने गया है। उसकी स्त्री ने हमें आवश्यक चीज़ें दी और वहाँ रुकने की, यहाँ तक कि अपने चूल्हे में खाना बनाने तक की अनुमति दी। नर्मदा के सामने तट के भील भी सौदा लेने यहाँ आते हैं। कुछ भील खरीदारी करने आए तो दुकान की लड़कियाँ उनसे धड़ल्ले से गुजराती में बात करने लगी।
इस तट पर महाराष्ट्र है, उस तट पर गुजरात। शहर से संपर्क होने के कारण ये लड़कियां मराठी तो जानती ही थी, गुजराती भी जानती थी। और जब मैंने बताया मेरी मातृभाषा गुजराती है तो महज मुझे सुनाने के लिए वे आपस में गुजराती में बतियाने लगी। कल तक तो किसी की भाषा समझ में नहीं आ रही थी। आज एकाएक एक ऐसी बढ़िया गुजराती, मुझे लगा जैसे कोयल गा रही है। दोपहर को जरा लेटा तो पास में एक गधा आकर खड़ा हो गया। दुकानदार के पास 10-12 गधे हैं। पहाड़ के उस पार से इन्हीं पर सामान लाद कर ले आता है। यह बीमार है, इसीलिए घर पर रह गया। मुझे R.L. स्टीवेंसन के ट्रैवल्स विद अ डंकी का स्मरण हो आया। ट्रेजर आइलैंड तथा डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड के प्रसिद्ध लेखक स्टीवेंसन जब युवा थे तब फ्रांस में एक खच्चर के साथ उन्होंने एक छोटी सी पदयात्रा की थी। इसका वर्णन उन्होंने ट्रैवल्स विद अ डंकी में किया है। उनकी इस यात्रा के ठीक 100 साल बाद एक लेखिका ने इसी तरह के खच्चर में उसी मार्ग से चलकर अपनी यात्रा की शताब्दी मनाई थी और इसका सचित्र विवरण छपवाया था। मेरी इस यात्रा के 100 साल तो क्या, 25 साल बाद भी कोई इसकी पुनरावृत्ति न कर सकेगा। 25 साल में नर्मदा पर कई बांध बन जाएंगे और इसका सैकड़ों किलोमीटर लंबा तट जलमग्न हो जाएगा। न वे गांव रहेंगे, न वे पगडंडियाँ। शूलपाण की पूरी झाड़ी डूब जाएगी। पिछले 25,000 वर्षों में नर्मदा तट की भूगोल जितनी नहीं बदली है, उतनी आने वाले 25 वर्षों में बदल जाएगी। हमारे देश की इस प्राचीनतम नदी पर आधुनिकतम बांध बांधे जा रहे हैं। इस पर जितने विशाल बांध बन रहे हैं, उतने भारत की अन्य किसी नदी पर नहीं। नर्मदा का जो विशाल जल भंडार अभी तक व्यर्थ जाता था अथवा बाढ़ के कारण नुकसान पहुंचाता था, अब वो नहीं होगा। मध्य प्रदेश और गुजरात का तो काया पलट हो जाएगा। नर्मदा तो बस नर्मदा ही है। जैसा भव्य उसका अतीत है, वैसा ही उज्जवल उसका भविष्य है। सुबह मुर्गे की बांग के साथ चल पड़े। वही दृश्य देखकर अब थकने लगे हैं। पहाड़ियों के रेवड़ खत्म होना ही नहीं चाहते। कई दिनों से प्रकृति का खुला विस्तार नहीं देखा। नज़र दूर तक जाती ही नहीं, पहाड़ियों से टकराकर वापस आ जाती है। यह पाषाणपुरी खत्म हो तो अच्छा हो। आज ही खत्म हो जाएगी। दोपहर तक शूलपाणेश्वर पहुंच जाएंगे। वहां झाड़ी खत्म हो जाती है। बस आज भर की बात है। नर्मदा की उंगली पकड़कर बढ़ रहे हैं। अब मार्ग कुछ आसान है। कहीं कहीं जरा सी समतल भूमि भी दिखाई देती है। पेड़ भी दिखाई देने लगे हैं, लेकिन ठूठ नंगे नंगे। हवा इतनी गर्म हो गई है कि लगता है अगर छोटी सी चिंगारी डाल दें तो हवा आग पकड़ लेगी। चलते चलते सोचते, काश हमारे पर लग जाते और हम अपने थैलों समेत आकाश में उड़ पाते। ऊपर से धागे सी पतली नर्मदा कैसी दिखती। लगता मानो इन पहाड़ों ने अपने वक्ष पर यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। नदियां धरित्री का यज्ञोपवीत ही तो हैं। एक जगह एक लंबी सकरी नाव अपने पीठ पर मछुआरों को लिए नदी की धार को चीरती तेजी से चली जा रही थी। शायद वह नाव नहीं, लकड़ी के लट्ठे थे। एक गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे तो एक जगह नर्मदा की तेजी से भागती जलधाराएं धमा चौकड़ी मचा रही थीं। लेकिन आज हमारा सारा ध्यान शूलपाणेश्वर पहुंचने में था। आज हमारे पांवों में पर लग गए थे। उमरखेड़ी, चीमलखेड़ी और धानखेड़ी पार करते तपती तिपहरिया में जब शूलपाणेश्वर के मंदिर पहुँचे तो थक कर निढाल हो चुके थे। लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि आखिर शूलपाण की दुर्गम और खतरनाक झाड़ी हमने सही सलामत पार कर ली थी। मंदिर के बाहर एक मेटाडोर खड़ी थी। उसमें बैठकर बहुत से स्त्री और पुरुष झाड़ी के अधिष्ठाता देवता भगवान शूलपाणेश्वर के दर्शन करने आए थे। स्त्रियां भोजन बना रही थीं। खूब सुगंध आ रही थी। भाग्य ने साथ दिया तो हमारा बुलावा भी आ सकता है। मैं नहाने चला गया। देर तक नहाता रहा और सोचता रहा
जितने प्रपात नर्मदा में हैं, शायद उतने भारत की किसी अन्य नदी में नहीं। लेकिन प्रपात बाहुल्य नर्मदा की इस पूरी झाड़ी में, जहाँ 80 मील तक पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं और जहाँ एक से अधिक प्रपात हो सकते थे, वहाँ एक भी प्रपात नहीं। यहाँ वह ढुलकती है, लुढ़कती है, फिसलती है, तेजी से भागती है, लेकिन यह नर्मदा का ही कौशल है कि एक बार भी गिरती नहीं। 15 दिनों तक न आईना देखा था, न दाढ़ी बनाई थी। आज पहली बार आईने में मुंह देखा तो दिल धक्क से रह गया। मैं यह किसी बुढ़े को देख रहा हूँ। पके बाल और धसे गाल के कारण वैसे भी उम्र से 10 वर्ष बड़ा लगता हूँ, और अब 15 दिनों की बढ़ी हुई सफ़ेद दाढ़ी करेला और नीम चढ़ा। एक बार की बात है, रास्ते में ग्रामीण का साथ हो गया था। उसके बाल सफ़ेद हो गए थे, गाल धस गए थे और सामने के दांत भी गिर गए थे। मैंने सोचा, यह आदमी मुझसे 7-8 वर्ष तो बड़ा होगा ही। तभी उसने मुझसे पूछ लिया, आप कहाँ रहते हैं पिताजी? इस घटना को मैंने अपने छात्रों को सुनाकर पूछा कि बताओ, यह घटना हास्य रस की है या करुण रस की? तो एक छात्रा ने दबी जुबान में कहा था, वात्सल्य रस की। ऐसा है मेरा शरीर। अपनी भोंडी सूरत और सीकिया शरीर दोनों से ही मुझे विरक्ति रही है, लेकिन मेरे इसी 2 हड्डी के शरीर ने 57 वर्ष की आयु में भरी गर्मी में शूलपाण की विकट झाड़ी पार करा दी। आज लगा कि मेरा यह शरीर मुझे दंड के रूप में नहीं, वरदान रूप में मिला है। आज पहली बार अपने शरीर पर प्यार उमड़ा। हे दीनानाथ, हर जन्म में मुझे यही चोला देना। मंदिर के लोग हमें बड़े कौतूहल से देख रहे थे। उन्हें इस बात का बड़ा अचरज है कि हमने इतने सामान के साथ बिना लूटे झाड़ी कैसे पार कर ली। तभी एक अधेड़ महिला ने टेर लगाई, चलिए भोजन तैयार है, परकम्मा वासी आप भी आ जाइए। मैं और तुरंत श्यामलाल को जगाया और भोजन पर टूट पड़े। शाम को देखा, झाड़ी के आरंभ में हमें जो 3 अक्खड़ और फक्कड़ बाबा मिले थे, उनमें से जो सबसे दुबला पतला था, वह केवल लंगोट पहने चला आ रहा था। और लंगोट भी कैसा, रस्सी में बंधा कपड़े का बित्ता भर टुकड़ा बस। पिछली यात्रा में किसी ने कहा था, झाड़ी में से परकम्मावासी वैसे ही निकलता है जैसे माँ के गर्भ में से, एकदम नंगा। उस दिन विश्वास नहीं हुआ था, आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। उसने बताया, हम आपसे एक दिन बाद चले। बोरखेड़ी के पास एक भील आया, उसने हम तीनों को लूट लिया। दूसरे 2 तो खूब हट्टे कट्टे थे, कुछ बोले नहीं। उनकी तो बोलती ही बंद हो गई थी, सब कुछ चुपचाप रख दिया। तुम अकेले कैसे? वे दोनों मुझे जबरन धौंस जमाते थे। एक दिन खरी खोटी सुना दी तो अलग हो गया। रास्ते में कोई परेशानी? रास्ते में तो नहीं, पर आज रो दिया। क्यों? प्यास के कारण। प्यास से मुंह सूख रहा था, गले में जलन हो रही थी, आंखों के आगे चिंगारियां सी फूट रही थी। पहाड़ों में भटक गया था। बड़ी मुश्किल से नर्मदा मिली। नीचे उतरकर जी भरकर पानी पिया, तब जान में जान आई। इस धधकती धूप में उघाड़े बदन, खाली पेट, भट्टी सी तपती चट्टानों पर नंगे पांव चलना, वो भी एकाकी, कितना कष्टप्रद हो सकता है, इसकी कल्पना करके मैं सिहर उठा। कष्ट सहन करने की यह पराकाष्ठा है। पराक्रम शब्द आज पौरुष का वाचक है। मूल में परिक्रमा तथा पराक्रम दोनों की धातु एक है, क्रमण, अर्थात आगे बढ़ना, सतत चलते जाना। नर्मदा परिक्रमा में सचमुच कहीं पराक्रम है तो वह शूलपाण झाड़ी पार करने में है। उसी अधेड़ महिला ने आकर कहा, बाबा नहा आओ, फिर भोजन कर लो। उसे नहाकर आने में देर हुई। कारण मैं समझ गया। नहाकर वो धूप में खड़ा होगा, लंगोट जब सूखा होगा तभी आ सका होगा। शूलपाणेश्वर में महाराष्ट्र समाप्त हो जाता है और गुजरात शुरू। बड़ा मनोरम स्थान है यह, चारों ओर पहाड़ियों से घिरा। रात यहाँ रहेंगे, सुबह घर के लिए चल देंगे। आखिर शूलपाण की झाड़ी हम पार कर चुके हैं। वह झाड़ी जहाँ 80 मील तक नर्मदा पहाड़ियों के घटाटोप में घिरी है, जहाँ तरह तरह की चट्टानें अपने पूर्व लाव लश्कर के साथ फैली हैं, जहाँ की भयानक निस्तब्धता यात्रियों को अकुला देती है, जहाँ नर्मदा का यौवन मानो वापस आ गया है।
और जहाँ नर्मदा के अंग अंग में स्वच्छता और शुचिता का दिव्य स्पर्श है। अध्याय 17 शूलपाणेश्वर। मध्य प्रदेश से गुजरात में क्या आ गया हूँ, मानो एक माँ की गोद से दूसरे माँ की गोद में आ गया हूँ। मेरे पिता गुजरात के एक गांव से आकर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बस गए। मेरा जन्म जबलपुर में हुआ। बचपन में गुजरात आना जाना चलता रहा, लेकिन बाद में कम होता गया और अंततः हम मध्य प्रदेश के निवासी हो गए। मैं हिंदी गुजराती दोनों जानता हूँ, लेकिन मेरे लड़के हिंदी ज़्यादा और गुजराती कम जानते हैं। 3-4 पीढ़ी के बाद हमारा परिवार पूरी तरह से हिंदी भाषी हो जाएगा। शूलपाणेश्वर के मंदिर के पुजारी त्रिवेदी जी मूलतः मध्य प्रदेश के हैं, गाडरवारा के नज़दीक के एक गांव के। घर में हिंदी बोलते हैं, गांव के लोगों के साथ गुजराती। इनके लड़के कभी हिंदी बोलते हैं तो कभी गुजराती, और उनके भी लड़के तो गुजराती ही बोलते हैं। 3-4 पीढ़ी के बाद पुजारी जी का परिवार पूर्ण रूपेण गुजराती भाषी हो जाएगा। हमारे देश में इस प्रकार के अंतर प्रवाह सदियों से चले आ रहे हैं और देश की एकता को सुदृढ़ कर रहे हैं। भविष्य की पीढ़ियां पूरी तरह से नए प्रांत की हो जाएंगी, फिर भी उनके मन में अपने पूर्वजों के प्रांत के प्रति प्यार की कुछ न कुछ भावना तो बनी रहेगी। फिर मैं तो बचपन में गुजरात में रहा हूँ, उसके स्कूलों में पढ़ा हूँ, उसकी धूल में लौटा हूँ। गुजरात की भूमि को देखकर यदि मैं आंदोलित हो उठा हूँ तो यह स्वाभाविक ही कहा जाएगा। शूलपाणेश्वर का पहाड़ी एकांत मुझे पिछली यात्रा में ही भा गया था, लेकिन घर लौटने की जल्दी थी, इसलिए एक ही दिन रुके थे। इस बार यहाँ 3-4 दिन रहने का निश्चय करके ही घर से चले थे। नदी का पानी मटमैला है, पहाड़ों पर हरियाली है, वे वैसे बंजर नहीं हैं जैसे पिछली यात्रा में थे। यह चमत्कार वर्षा का है। मैंने अपनी नोटबुक में लिखा, पानी जब समुद्र से आता है तब बादल और जाता है तब नदी कहलाता है। बादल उड़ती नदी है, नदी बहता बादल है। बादल से वर्षा होती है, वर्षा इस धरती की शाल भंजिका है। उसके पदाघात से धरती लहलहा उठती है, और जब वर्षा नहीं होती तब यही काम नदी करती है। वर्षा और नदी धरती की 2 शाल भंजिकाएं। वर्षा और नदी धरती की 2 शाल भंजिकाएं, विचार और कर्म, कल्पना और यथार्थ। आत्मा की शाल भंजिकाएं हैं। इनके पदाघात से आत्मा पल्लवित पुष्पित होती है, बादल धरा पर उतरकर सार्थक होता है, विचार कर्म में परिणत होकर कृतार्थ होता है। बाद में मैंने ये पंक्तियाँ अपने एक कवि मित्र को बताई थीं। इन्होंने इसे देखते ही रद्द कर दिया। कहने लगे, तुम तो उपदेश देने लगे, कविता में उपदेश नहीं होना चाहिए। मैंने कहा, तुम्हारा यह उपदेश कि कविता में उपदेश नहीं होना चाहिए मुझे शिरोधार्य है। जानता हूँ, कुकवि होने से कवि न होना अच्छा। कविता को कवि के पास उसी तरह आना चाहिए जैसे वृक्ष में पर्ण आते हैं। वह सहज साध्य हो, प्रयत्न साध्य नहीं, वरदान की तरह मिली हो। लेकिन यह कविता कहाँ है? यह तो कुछ शब्दों का जोड़ भर है। क्या इसे भी वैसे ही कठिन अग्नि परीक्षा देनी होगी? यहाँ आए आज 3रा दिन है। आज शरद पूर्णिमा है। आज शाम तक मेरे 2 छात्र भी आ जाएंगे, फिर कल से चलेंगे। लेकिन शाम ढलकर रात हो गई पर छात्र नहीं आए। इस बियाबान में रात में तो आ ही नहीं सकते। हमने उनके आने की आशा छोड़ दी। पूर्णमासी का चांद निकल चुका है, लेकिन घाटी में उसका उजाला नहीं आ रहा।
चांद कुछ ऊपर चढ़े तब आए। खाना खाकर मंदिर के दरवाजे पर बैठा था। 9 बज रहे होंगे। सहसा अंधेरे को चीरकर आती कुछ आकृतियां दिखाई दी। थोड़ी देर में बिल्कुल पास आ गईं। मैं एक बारगी ही चौंक उठा। अपनी आंखों पर विश्वास करूं या ना करूं। भावावेश में चिल्ला उठा, कौन अनिल, इतनी रात को? तभी मलय भी आ गया। शूलपाणेश्वर से नवागाम 3 किलोमीटर है। पिछली बार सड़क से चलकर हम वहाँ 1 घंटे में पहुँच गए थे, लेकिन बरसात में सड़क बह गई थी और पहाड़ी पगडंडी इतनी मुश्किल थी कि इस बार 3 किलोमीटर आने में 3 घंटे लगे थे, सो भी दिन में। रात के अंधेरे में ये कैसे आ गए? लोगों ने हमें आसान रास्ता बताया। काफ़ी दूर तक हम उस तट से आए, फिर नाव से नर्मदा पार की और नाविक को साथ लिया। आज हमें हर हालत में यहाँ पहुँचना था, वरना कल आप यहाँ से चल देते। हाँ, लेकिन मैं कल भी तुम्हारी बाट जोहता। कल ना आते तो परसों चल देते। तो कृपया परसों ही चलिए। हम इतने थक गए हैं कि कल चलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, परसों चलेंगे। अब मैं निश्चिंत हो गया। निश्चिंत होकर नर्मदा तट चला गया। चांद ने अपनी जादू की पिटारी खोल दी थी और चांदनी धार बांधकर बरस रही थी। कभी उस आसमानी जादूगर को देखता, कभी चांदनी से नहाती पहाड़ियों को देखता, तो कभी चांदी से झिलमिलाती नदी को देखता। ऐसा उत्सव नयनों को देखने फिर कब मिलेगा? पिछले 3 दिनों से मैं चांद को बारीकी से देखता आ रहा था। जो चांद कल अनघड़ सा लग रहा था, वही आज सुघड़ और परिपूर्ण हो गया था। वह हर तरह से सुघड़ और संपन्न नजर आ रहा था। संपन्न तो इतना कि कहीं अपनी ही चांदनी के भार से टूट न जाए। मुझे लगा चांद आज बहुत धीरे धीरे चल रहा है। उसे शायद पता चल गया है कि आज उसके भीतर का समस्त अमृत छलक छलक कर बाहर आ रहा है। वह शायद अधिक से अधिक समय तक इस अमृत को लुटाते रहना चाहता है। धरती पर किसी वरदान की तरह चांदनी उतर रही थी। घाटी को चांदनी से लबालब भरती देखना कितना अच्छा लग रहा था। मुझे लगा कितनी अजीब बात है कि चांद का प्रकाश उसकी अपनी चीज नहीं। सूरज की धूप ही चांद के धरातल से टकराकर चांदनी बन जाती है। तो चांद सृजक नहीं है, अनुवादक है। वह धूप का चांदनी में अनुवाद करता है, पर कैसा दिव्य अनुवाद! धूप में वह माधुर्य कहाँ जो चांदनी में है। चांद को अनुवादक कहूँ, अनुगायक कहूँ या अनुसर्जक, यही समझ में नहीं आ रहा। मूल वादक की कृति को, उसके लय छंद को बरकरार रखते हुए जो एक भाषा से दूसरी भाषा में ले आए, वही है अनुवादक। किंतु अनुवाद वाली मेरी यह उपमा आधी सच है। अनुवाद दोनों ओर हो सकता है, लेकिन धूप का चांदनी में तो अनुवाद हो सकता है, पर चांदनी का धूप में नहीं। वैसे ही जैसे दूध में से दही तो हो सकता है, पर दही में से दूध नहीं। तो चांद के पास ऐसा कोई दिव्य रसायन है, ऐसा कोई जामन है, जिससे वह धूप का चांदनी में रूपांतर कर देता है। बेचारा सूर्य, उसके पास तो ऐसा कोई जामन नहीं। देर रात बीते जब लौटा तो मंदिर का दरवाज़ा बंद हो चुका था, लेकिन लकड़ी के इस बड़े दरवाजे में एक खिड़की थी। पुजारी जी ने उसे भिड़काकर छोड़ दी थी, बंद नहीं की थी। उसी से अंदर आया तो मेरे साथ नदी का शोर भी अंदर घुस आया। खिड़की बंद कर दी तो शोर बाहर रह गया। मंदिर के ठीक सामने है देव नदी, एक नन्ही नदी जो नर्मदा से मिलती है। इसी संगम पर स्थित है यह मंदिर। देव नदी की खड़ी और ऊंची कगार पर एक छोटा सा गांव है। देव नदी में सुंदर प्रपात है। हम यह सब देख आए हैं, पर आज अनिल और मलय के साथ दोबारा जाएंगे। देव नदी की कगार पर चढ़कर ऊपर आ गए। यहाँ का मंदिर देखने के बाद
देव नदी का प्रपात देखा। जिस विशाल चट्टानी कुंड में वह गिरता है, उस रुद्र कुंड को भी देखा। देव नदी किसी घायल शेरनी सी शोर और गरज के साथ रुद्र कुंड में कूदती है और फिर सकरे ऊंचे चट्टानी दर्रे में से बहती हुई नर्मदा में मिल जाती है। वापस मंदिर आए। इस मंदिर के नीचे देव नदी की खड़ी कगार में से रिस रिस कर पानी निकलता है। गांव के लोगों ने यहाँ बांस के 2 टुकड़े बिठा दिए हैं, तो उनमें से 2 जलधाराएं अनवरत गिरती रहती हैं। गांव की स्त्रियां यहाँ आती हैं, चश्मे की धार के नीचे बैठकर नहाती हैं या पानी भरती है। शूलपाणेश्वर के मंदिर में हमें यह सब दिखता रहता था। जब यहाँ आए तो पहाड़ी से फूटने वाले इस चश्मे को भी देख लिया। एकदम खड़ी पगडंडी से एक एक कदम नीचे उतरे। चिकनी गिली मिट्टी के कारण पैर फिसलते थे। बड़ी मुश्किल से चश्मे तक पहुँचे। हाथ में उसकी धारा को लिया, आंखें शीतल की और उस स्वच्छ जल को जी भरकर पिया। थोड़ी देर में 2 स्त्रियां आईं, बारी बारी से नहाई, फिर सिर पर घड़े रखकर फिसलन भरी पगडंडी में ऊपर चढ़ने लगी, तो हम देखते ही रह गए। हमें खाली हाथ चढ़ना मुश्किल होगा। ये 3-3 घड़े उठाए आसानी से और दृढ़ता के साथ आ रही थी। इतनी आसानी और खूबसूरती के साथ केवल पहाड़ी स्त्रियां ही चल सकती हैं। स्पष्ट है इन्हें रोज घड़े लेकर चढ़ने उतरने का लंबा अभ्यास है। पुजारी जी से खूब बातें होती हैं। नवागाम बांध की बात चली तो कहने लगे, बांध के बन जाने पर सबसे पहले डूबेगा यह शूलपाणेश्वर मंदिर। इसके शिखर के ऊपर 100 फुट पानी होगा। शूलपाण की पूरी झाड़ी डूब जाएगी और आप जानते ही हैं यह झाड़ी 80 मील लंबी है। जाने अनजाने मेरे मन में यह बात है कि इस सुंदर एकांत स्थान में जितना हो सके रह लो, जी भरकर देख लो। 15 वर्ष के बाद तो इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। शायद इसीलिए आज 4 दिन से मैं यहाँ जमा हूँ। परकम्मा वासियों के बारे में बात चली तो कहने लगे, कुछ समय पहले यहाँ से एक बाबा निकला था। वह दंडवत करते हुए परिक्रमा कर रहा था। उसके आने के पहले ही शोर हो जाता कि दंडौती बाबा आ रहे हैं और हर रोग की दवा देते हैं। भोले भाले ग्रामीणों की भीड़ लग जाती। वह हर मरीज को एक डंडा जमाता, फिर भभूत या दवा देता। मैं दमे का पुराना मरीज हूँ। रोग के सामने अच्छे से अच्छा आदमी भी बेबस हो जाता है। पहले तो मैं भी उसके झांसे में आया नहीं, लेकिन बाद में मेरी मत भी मारी गई। एक डंडा मैंने भी खाया। कुछ फ़ायदा हुआ? काहे का फ़ायदा? फ़ायदा ना होना था ना हुआ। जब तक पता चलता कि उसकी दवा से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तब तक तो वह काफ़ी आगे निकल चुका होगा। अच्छा धंधा कर रहा है। तीसरे पहर हम नर्मदा के ऊपर की ओर काफ़ी दूर तक घूमने निकल गए, ताकि अनिल और मलय को झाड़ी की नर्मदा की कुछ झांकी मिल जाए। वैसे झाड़ी यहाँ समाप्त हो रही है, इसलिए पहाड़ियाँ वैसी सघन नहीं हैं, फिर भी कुछ अंदाज तो हो ही जाता है। अनिल तो आगे आगे भाग रहा है, मानो पिछली यात्रा में न आ पाने की अपनी मजबूरी की क्षतिपूर्ति कर रहा है। रात को खाना खाकर बैठे थे कि गांव की भजन मंडली आ गई। प्रारंभिक स्तुति के बाद जो पहला भजन शुरू हुआ तो मैं खिल उठा। मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। यह तो वही प्रार्थना है जो आज से कोई 55 वर्ष पूर्व गुजरात के सुदूर कच्छ इलाके में अपने छोटे से गांव में पहली कक्षा में मैंने पढ़ी थी। मेरा अतीत उमड़ कर मेरे सामने आ गया। मेरी आँखों के सामने मेरा गांव, घर, पाठशाला, नदी, तालाब सभी साकार हो उठा। कोई आधी शताब्दी के अंतराल को एक झटके में चीरकर मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस गीत ने मुझे मेरा बचपन लौटा दिया। अभी 6 वर्ष की आयु में इस प्रार्थना के साथ मैंने अपनी शिक्षा का आरंभ किया था। आज 60 वर्ष की आयु में इसी प्रार्थना के साथ मैं नर्मदा तट की अपनी गुजरात यात्रा का आरंभ कर रहा हूँ।
कुछ क्षणों के लिए मैं अतीत में खो सा गया। इधर एक के बाद एक भजन होते रहे, गायक भाव विभोर होकर सुनाते रहे, हम रस विभोर होकर सुनते रहे। सुबह पता चला कि अनिल के जूते चोरी हो गए हैं। हमारा सामान मंदिर के बरामदे में खुला पड़ा रहता था। 4 दिन हो गए, एक सुई तक नहीं गई थी। लेकिन कल रात को भजन मंडली के साथ और भी लोग आए थे, उन्हीं में से कोई ले गया। कैनवास के महंगे जूते थे। अनिल को तो रात को ही पता चल गया था। रात को ढूंढे भी थे, पर ना रात मिले ना सुबह। अच्छा हुआ अनिल ने एक जोड़ी स्पंज की चप्पल रख ली थी, इसलिए नंगे पांव चलने की नौबत नहीं आई। पर श्यामलाल तो नंगे पांव ही चलेगा। इस प्रकार शूलपाणेश्वर मंदिर में 4 दिन रहने के बाद सुबह सवेरे हम चल पड़े। इस आनंद लोक में से निर्वासित होना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर दिवाली के पहले समुद्र तट पहुंचना जरूरी है। दिवाली के त्यौहार पर सामने तट ले जाने वाली नाव बंद रहती है। अगर देर हो जाएगी तो नाव नहीं मिलेगी, इसलिए चल पड़े। श्यामलाल मेरे साथ तीसरी बार चल रहा है, अनिल दूसरी बार और मलय पहली बार। कोई 2.5 साल के अंतराल के बाद नर्मदा परिक्रमा का मोर्चा हमने फिर संभाल लिया है। अध्याय 18। शूलपाणेश्वर से कबीरबड़। पानी, चट्टान, प्रपात, शोर और मोड़, ये 5 तत्व हैं जिनसे नर्मदा की देह का निर्माण हुआ है। चट्टानों से नर्मदा ने जैसी भागीदारी की है, वैसी कम नदियों ने की होगी। अगर चट्टानें न हों तो नदी से गाते ही न बने। इनमें जितने प्रपात हैं, उतने शायद ही किसी नदी में हों। कैसे कैसे मोड़ हैं। इसमें सीध में बहना तो ये जानती ही नहीं, ज़्यादा देर चुप भी नहीं रहती। शूलपाण झाड़ी में ये सभी हैं, लेकिन जिसे होना चाहिए था वही नहीं। प्रपात नहीं है, न हिरनफॉल में कोई प्रपात है, न शूलपाणेश्वर में। शूलपाणेश्वर के मंदिर के पुजारी जी से पूछा भी था, उन्होंने भी कहा था, यहाँ देवनदी में तो प्रपात है, पर नर्मदा में कोई प्रपात नहीं है। ऊंची पहाड़ी पगडंडी पर से चले आ रहे हैं। दोनों ओर पारिजात के पौधे हैं। कुछ दिनों पहले वे फूलों से लदे होंगे, लेकिन अब एक भी फूल नहीं है। नवागाम आते आते तेज धूप हो गई। यहाँ नर्मदा पर एक बड़ा बांध बन रहा है। नर्मदा पर बन रहे बांधों में से सबसे बड़ा। इसमें नर्मदा के अनमोल पानी को संजोकर रखा जाएगा और नहरों के माध्यम से दूर दूर के प्यासे खेतों तक पहुंचाया जाएगा। गुजरात का तो काया पलट हो जाएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और सुदूर राजस्थान तक को इसका लाभ मिलेगा। नर्मदा पर और भी कई बांध बन रहे हैं। इन बांधों के कारण जो विशाल झीलें निर्मित होंगी, उसमें सैकड़ों गांव अदृश्य हो जाएंगे। सैकड़ों मील लंबे किनारे डूब जाएंगे। नर्मदा तट की भूगोल जितनी 25,000 वर्षों में नहीं बदली, उतनी अगले 25 वर्षों में बदल जाएगी। नर्मदा आज बहुत सुंदर नदी है। इन बांधों के कारण उसका सौंदर्य निसंदेह कम हो जाएगा, पर उसकी उपयोगिता 1000 गुना बढ़ जाएगी। नर्मदा का जो विशाल जल भंडार अभी तक व्यर्थ जाता था, अब नहीं होगा। न अचानक बाढ़ का खतरा रहेगा, न सूखे का डर। लोगों को आकाश को ताकते नहीं जीना पड़ेगा। जमीन पानी के लिए तड़पेगी नहीं, तड़केगी नहीं। ढोर भूख से मरेंगे नहीं। बहुत सी वीरान, उजाड़ और अभी तक बेकार पड़ी जमीन कृषि योग्य हो जाएगी। उद्योग और कृषि दोनों में क्रांति आ जाएगी। ये बांध होंगे पानी के रिजर्व बैंक। जब चाहो, जितना चाहो पानी ले लो। नवागाम से गोरा तक नर्मदा के किनारे किनारे सड़क है। इस पहाड़ी सड़क से नदी दूर तक लहराती दिखती रहती है। हम इसी सड़क पर से जा रहे हैं। झुलसा देने वाली धूप है। मलय पहली बार चल रहा है। प्यास से बहुत परेशान है। कहता है, ऐसा लगता है कि सारी की सारी नदी पी जाऊं। धूप में सारा दिन चलते रहे।
तब शाम को गोरा पहुँचे। यहाँ नर्मदा पर सड़क का बड़ा पुल है, उसी के पास एक कुटी में रहे। बड़ी सुंदर जगह है। गोरा से पहाड़ परे हट जाते हैं। अलविदा प्यारे विंध्याचल, अलविदा प्यारे सतपुड़ा। तुम दोनों अमरकंटक से ही नर्मदा के संग संग चले आ रहे हो, कभी दूर कभी पास। नर्मदा की तुम वैसे ही रक्षा करते आए हो जैसे पलकें आँख की। अब तुम निश्चिंत होकर जा सकते हो। देखता हूँ विंध्या तो चला गया है, पर दक्षिण तट के सतपुड़ा का मन नहीं मानता। दूर जरूर चला गया है, पर खेतों के उस पार से काफ़ी दूर तक नर्मदा के संग संग चलता है, फिर आश्वस्त होकर चला जाता है कि अब समुद्र है ही कितनी दूर। भोर होते ही चल दिए। नर्मदा के कंकरीले पाट में से चले जा रहे हैं। अनिल कंकड़ बीनता चलता है। किसी का आकार सुंदर है, किसी का रंग तो किसी का टेक्सचर। मैं सोचता हूँ अभी तो यात्रा की शुरुआत है। वैसे ही बोझ से लदे हैं। यह अतिरिक्त बोझ वह कब तक ढो सकेगा, पर युवा हृदय है, कोई कैसे समझाए। आगे पड़ा इंद्रवर्णा। यहाँ एक युवा बंगाली साधु से मिलकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ भी नर्मदा पर सड़क का एक बड़ा पुल है। रात धनेश्वर में रहे। गांव नर्मदा से थोड़ा दूर है, पर 1970 की बाढ़ का पानी गांव में घुस आया था। बाढ़ ने पूरे इलाके को रौंद डाला। उस वाही तबाही की कहानी लोग आज भी भूले नहीं हैं। भोर किरण के साथ आगे बढ़े। शहराओं में नदी तट पर स्त्रियां नहा रही थीं, बच्चे तैर रहे थे, गायों का झुंड पानी पी रहा था और पनिहारी ने सिर पर घड़ा रखे नर्मदा की धूल से अटी पगडंडियों से आ जा रही थी। यहाँ से ऊंची नीची टेकरियों पर से होते हुए चले। नर्मदा दूर हो गई। बड़ी प्यास लगी थी। आगे एक झोपड़ी में एक वृद्ध दंपत्ति मिले। मैंने पूछा, पानी कहाँ से लाते हो? नर्मदा से। यहाँ कहाँ है नर्मदा? कोई 1 मील पर है। कुछ समय पहले वृद्धा गिर पड़ी थी, पर उससे चलते नहीं बनता। उसके हिस्से का पानी भी वृद्ध ही लाते हैं। लाठी के सहारे मुश्किल से चल पाते हैं, इतनी दूर से कैसे लाते होंगे? लड़का नहीं है? लड़का है, बहू है, पर वह अलग रहते हैं, कहकर वृद्ध चुप हो गया। उसका मौन बहुत कुछ कह गया। प्यास तो जोर से लगी थी, पर पानी मांगने का मन नहीं हुआ। 4 के लायक पानी उनके पास था भी नहीं। वृद्ध ने रास्ता बता दिया तो थोड़ी देर में जियोर पाटी आ गए। इसी का दूसरा नाम है कुंभेश्वर। यहाँ नर्मदा में पाल वाली नाव चल रही है। यहाँ के पुजारी जी ने रहने के लिए हमें ऊपर की मंजिल का कमरा दिया। कमरा अत्यंत सुंदर था, पर कई दिनों से बंद था, इसलिए धूल से अटा पड़ा था। हम लोगों ने झाड़ू लगा दी तो राज दरबार जैसा चमकने लगा। पुजारी जी मूलतः महाराष्ट्र के हैं। उनके पूर्वज कई पीढ़ियों से यहाँ बस गए हैं और अब यहीं के हो गए। रात को छत पर सोए। हर रात मैं तारों को देखते देखते सोया। सुबह उठता तब तक सब कुछ उलट पुलट हो जाता, यहाँ तक कि पूरी की पूरी आकाशगंगा एक ओर खिसक जाती। सवेरे चल दिए। आगे 2-3 पनिहारिनें काफ़ी दूर से नर्मदा का पानी ला रही थीं। क्या तुम्हारे गांव में कुआं नहीं है? मैंने पूछा। कुआं तो है, पर हमने शुरू से ही नर्मदा का पानी पिया है, इसलिए कुएं का पानी फीका लगता है। इनका काम कुएं के पानी से भी चल सकता था। ऐसी तेज धूप में हाड़तोड़ मेहनत करने की क्या ज़रूरत? पर नर्मदा तो बस नर्मदा है। रास्ते में एक किसान मिला। उसने कहा, आगे करजड़ नदी पड़ेगी, उसमें बड़ा कीचड़ है। चलिए उसे पार करा दूं, खेत बाद में चला जाऊंगा। हम सावधानी के साथ नदी के साथ लगी पगडंडी से चल रहे थे। पगडंडी तीखे उतार चढ़ाव से भरी थी। बारीक पाउडर सी धूल से अटी थी। बार बार चढ़ते उतरते दम निकल जाता था, पर मलय तो सबसे बाजी मार ले गया। एक जगह ऐसा लुढ़का कि ध्वनि की गति से ऊपर से नीचे आ गया। अनिल कैमरा लेकर चला था, बीच बीच में फोटो लेता रहता था। काश मलयावतरण के इस दृश्य का फोटो ले लेता और इसे आगामी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित कर देता।
एक बार मलय ने मुझे सतर्क और सावधान कर दिया। मैं बहुत संभल कर उतरा, वरना मेरी दुर्गत कुछ ज़्यादा ही होती। करजण यहाँ नर्मदा से मिलती है। वहाँ सचमुच बहुत कीच कांदा था। उसने हमें वह पार करा दी तो हम आगे बढ़े। दिन भर चलते रहते हैं। चलने की धुन में दोपहर का खाना भी नहीं बनाते, लेकिन दोपहर ढलते ढलते हमारे पाँव जवाब देने लगते हैं। चाल धीमी हो जाती है, कंधे झुक जाते हैं और भूख से निढाल हो जाते हैं। सोचते आज चले सो चले, कल से इतना नहीं चलेंगे। रोज ही ऐसा सोचते और रोज ही पिछले दिन से कुछ अधिक ही चलते। गुजरात भयंकर सूखे से घिरा है। पिछले 3 वर्षों से पर्याप्त वर्षा न होने के कारण अधिकांश कुएं और तालाब सूख गए हैं। जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है। खेतों में फसल सूख रही है और आंखें हरियाली देखने को तरस रही हैं। कपास, तंबाकू, गन्ना, मूंगफली उपजाने वाला यह हरा भरा अंचल उजाड़ और बंजर धरती बनकर रह गया है। मन गहरी उदासी में डूब जाता है। शाम को ओरी पहुँचे। ओरी बड़ा गांव है। पिछले कुछ दिनों से हम मोर की आवाज़ सुन रहे हैं। यहाँ मोर बिल्कुल पास में देखने को मिले। घरों के छप्पर पर, पेड़ों पर या सामने आंगन में आ जाते हैं। हमारे आकर्षण का केंद्र है मोर की लंबी लहरदार गर्दन और उससे भी बढ़कर उसकी लंबी पूंछ, जो अपने इंद्रधनुषी रंगों की एक पूरी प्रदर्शनी समेटे हुए है। अनिल और मलय इन्हें देखकर बच्चों की तरह खुश हो रहे हैं और मोर पंख बटोर रहे हैं। उतने ही विस्मय और विमुग्ध हैं हम यहाँ के गाय बैलों को देखकर। कितनी बड़ी गायें, कितने बड़े बड़े बैल, सींग भी उतने ही विशाल। सामने से आते हैं तो हम डरकर रास्ता छोड़ देते हैं। वे हमसे डरकर ठिठक कर खड़े हो जाते हैं। इस अकाल में भी दूध हमें रोज मिल जाता है। अपने अपने बर्तनों में दूध लेकर गांव के लोग एक जगह पांत बांधकर खड़े हो जाते हैं। पास के शहर से डेयरी का वाहन आता है और नापकर दूध ले जाता है। दूसरे ही दिन उन्हें पैसे मिल जाते हैं। मंदिर के पंडित जी मध्य प्रदेश के हैं। नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। परिक्रमा अकेले ही की थी। कहते हैं 1 निरंजन 2 सुखी, 3 में खटपट 4 दुखी। नर्मदा तट पर बड़ी धूल है, आटे सी बारीक रेशमी धूल। पशुओं का झुंड जब धूल भरे रास्तों से निकलता है तब धूल का गुबार उड़ता है। दूसरे दिन शाम को असा पहुँचे। यहाँ नर्मदा के ऊंचे तट पर एक बड़े अहाते में मंदिर है। सदाव्रत, बिजली और पानी की सुविधा तो प्रायः हर जगह रहती है। यहाँ रहने और खाने की भी सुविधा है। यहाँ तैयार भोजन मिलता है, बिल्कुल मुफ्त। लेकिन इसके बदले मंदिर में चल रहे अखंड कीर्तन में शामिल होना अनिवार्य है। भजन के बदले में भोजन। सुबह चल दिए। तीसरे पहर मणिनागेश्वर पहुँचे। जगह देखते ही भाग गई। मंदिर और धर्मशाला नर्मदा की ऊंची कगार पर है। रात यहीं रहे। मंदिर में कई शिवलिंग हैं और हर शिवलिंग के पास सांप बने हुए हैं। नाम ही मणिनागेश्वर है। यहाँ के पुजारी से पूछा, क्या यहाँ सांप निकलते हैं? कई बार। उस पेड़ में ही एक सांप है, लेकिन आज तक उसने किसी को काटा नहीं। आपको डर नहीं लगता? ऐसा तो नहीं है कि डर नहीं लगता, पर वह अपने आप नहीं काटता। पैर पड़ जाए तभी काटता है। एक बार रात में मैं सो रहा था, जाड़े के दिन थे। छप्पर से छिटक कर एक सांप मेरे बिस्तर पर गिरा। गर्माहट पाकर वह मेरे बगल में सो गया। जब मेरी नज़र पड़ी तब पहले तो मैं बहुत डर गया था, पर बाद में मैं भी सो गया। सुबह उठा तो मेरा मेहमान चला गया था। थोड़ा रुक कर बोले, सांप जैसा सुंदर प्राणी कम ही मिलेगा। जब वह केंचुल छोड़ता है तब नई त्वचा में उसकी कांति देखते ही बनती है। उस समय वह बड़ा आकर्षक दिखाई देता है। सांपों से मुझे प्यार सा हो गया है। सोचता हूँ मणिनागेश्वर के बाद अब सर्पेश्वर जाकर रहूं। भोर होते ही चल दिए। खेतों में से होते हुए तीसरे पहर हम एक ऐसी जगह पर आए
जहाँ सामने नर्मदा के मध्य में विशाल टापू दिखाई दे रहा था, सुप्रसिद्ध कबीरबड़। हम वहाँ जाएं या न जाएं, परिक्रमा के नियमों के अनुसार हम नर्मदा की धारा को लांघ नहीं सकते, टापू पर नहीं जा सकते। लेकिन कबीरबड़ के बारे में बचपन से पढ़ी कविता का आज भी स्मरण है, जिसे देखने की वर्षों से उत्कंठा थी। क्या उसे बगैर देखे चले जाएं? इधर फिर कब आना होगा? और इस ओर की धारा भी तो बहुत क्षीण है। जाने का पलड़ा भारी हुआ। इसे देखे बिना मन नहीं मानेगा। अवसर चूक गया तो मन में कसक रह जाएगी। हमने जाने का निर्णय लिया। हम नियमानुसार परिक्रमा करने वाले परंपरागत परकम्मावासी भी तो नहीं। सो माँ नर्मदा से क्षमा याचना के साथ कबीरबड़ जाने के लिए हम लोग पूरे उत्साह के साथ नर्मदा की छिछली धारा में उतरे।